नमस्कार दोस्तों डिप्लोमेसी की दुनिया में कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया का भविष्य तय कर देती है। तारीख 25 और 26 फरवरी 2026 पूरे 9 साल बाद भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की धरती पर कदम रखा। जब पीएम मोदी का विमान तेल अवीव में वेन्यू गुरियान एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया और उन्होंने अपना दोस्त यानी कि पर्सनल फ्रेंड बताया। यह कोई दौरा साधारण दौरा नहीं है। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के डोर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। गाजा युद्ध के बाद दुनिया इसराइल को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है और ठीक इसी वक्त दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता इसराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी इसराइल की संसद नीसेट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस गर्मजोशी और गले मिलने के पीछे कई टॉप सीक्रेट डील और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बंद कमरे में आयरन बीम और भारत के सुदर्शन पर क्या बात डील हुई, इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक भाषण और नेतन्याहू का हेक्सागन का प्लान क्या है, क्या भारत ने फिलिस्तीन को छोड़ दिया है, 100 देशों के उस प्रस्ताव का सच जिस पर भारत ने हाल ही में साइन किया है। इस दौरे में से पाकिस्तान में खौफ क्यों है और भारत के विपक्ष कांग्रेस ने इसे नरसंहार का समर्थन क्यों कहा है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, रेड कारपेट, गले मिलना और फोटो लेना तो दुनिया को दिखाने के लिए होता है। असली डिप्लोमेसी तब शुरू होती है जब कैमरे बंद हो और कैमरे वालों को कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद हो जाता है। 25 फरवरी 2026 को यरूशलेम में जब दोनों देश के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे तो उन्होंने एजेंडा कोई औपचारिकता नहीं था। उनके एजेंडे में एक था भविष्य का युद्ध, तैयारी और तकनीक की बात। हम सब जानते हैं भारत अपने हथियारों के लिए धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम कर रहा है और इजरायली पीछे से एक दशकों से भारत इसके लिए भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बनकर उभरा है। इस मीटिंग में तीन सबसे बड़ी फाइलों पर चर्चा हुई जो सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमिक को बदलने वाली है। नंबर 1, आयरन बीम और सुदर्शन चक्कर। सबसे बड़ी डील डिफेंस सेक्टर में हुई है। अपने इजराइल के आयरन डोम का नाम तो सुना ही होगा, जो रॉकेट को हवा में मार गिराता है। लेकिन गाजा और लेबनान युद्ध में इसराइल ने देखा कि अगर दुश्मन को हजारों सस्ते ड्रोन और रॉकेट के एक साथ छोड़ दे तो आयरन डोम की मिसाइलें महंगी पड़ती है। इसलिए इसराइल ने एक नया हथियार बनाया है जिसे कहा गया आयरन बीम। यह 100 किलोवाट का लेजर वेपर है। यह रोशनी की गति से दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को हवा में जलाकर राख कर देता है और इसका खर्चा सिर्फ एक फायर में सिर्फ $2 या $3 का होता है। जी हाँ दोस्तों, लाखों का डॉलर की मिसाइल को गिराने का खर्चा सिर्फ एक कप की कॉफ़ी के बराबर है। भारत अपनी सीमाओं के लिए अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को बना रहा है जिसे प्रोजेक्ट कुशा या सुदर्शन चक्कर कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में पीएम मोदी ने आयरन बीम की इस लेजर तकनीकी को टेक ट्रांसफर पर नेतन्याहू से बड़ी डील की है। भारत चाहता है कि मेन इन इंडिया के तहत ये लेजर हथियार भारत में बने ताकि अगर चीन या पाकिस्तान कभी ड्रोन का हमला करे तो भारत का एयर स्पेस पूरी तरह से अवैध रहे। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं दुश्मन को मारने की नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाने की भी है। भारत एक भयंकर वाटर क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया में इसराइल इकलौता एक ऐसा देश है जिसका 60% हिस्सा रेगिस्तान होने के बावजूद भी वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। वो अपना 90% गंदा पानी को रिसाइकिल करता है और डोमिगेशन मीटिंग में भारत के कृषि और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों भी मौजूद थे। तो इसका यह संदेश साफ है कि एक वाटर रिसाइकल पर भी बात जरूर हुई है। इसराइल भारत के नए समुद्र के खारे पानी पीने के लायक वाले प्लांट लगाकर गुजरात और तमिलनाडु में लगा रहा है और ड्रिप इरिगेशन को भारत के हर गांव तक पहुंचाने के लिए 30 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने पर सहमति बनाई है। ये सॉफ्ट पावर है जो भारत के करोड़ों किसानों की किस्मत बदल सकता है। नंबर 3, इनोवेशन, फाइबर सुरक्षा। तीसरा सबसे बड़ी चर्चा फाइबर युद्ध यानी कि एआई इंफ्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर हुई है। आजकल युद्ध बॉर्डर पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर लड़ते हैं। ग्रिड पावर हैक करना, बैंकिंग सिस्टम गिराना। इसराइल की यूनिट 8200 उनकी साइबर इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाती है। भारत ने अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैकर से बचाने के लिए इसराइल के साथ एक नया साइबर सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। और सबसे आखिर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में व्यापार
$10 बिलियन के पार कर चुका है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस एफटीए को अब और ना लटकाया जाए और इसे फर्स्ट ट्रैक पर अपनी साल के अंत तक यह लागू किया जाए। यानी दोनों दोस्त, यह मीटिंग सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं है, भारत को 21वीं सदी का अजय सुपर पावर बनाने के एक सॉलिडरेटरी ब्लूप्रिंट था। दोस्तों, कूटनीतिक में सिंबल यानी प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। 25 फरवरी की शाम को यरूशलेम की पहाड़ियों पर स्थित इजराइल की संसद नेसेट ने एक ऐसा ऐतिहासिक सिंबल देखा। भारत का इतिहास 75 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इस मंच पर खड़ा नहीं हुआ था। 2017 में पीएम मोदी ने सिर्फ भारतीय समुदाय को संबोधित किया था, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता मिडिल ईस्ट के इकलौते मजबूत लोकतंत्र की संसद में संबोधित कर रहा है। जब पीएम मोदी ने हिब्रू भाषा में सलोम कहकर अपना भाषण शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। पीएम मोदी का भाषण कोई साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ एक खुला ऐलान था। उन्होंने अपने भाषण में सीधे तौर पर 26/11 मुंबई हमले का जिक्र किया, जहां नसरीम हाउस में इजरायली नागरिकों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। पीएम मोदी ने कहा, चाहे वो मुंबई हो या मध्य ईस्ट, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ इंसानियत को तबाह करना है। भारत इजराइल की तरह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अड़गिल नीति पर चलता है। हम इस लड़ाई में एक साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। यह बयान तब बड़ा है जब दुनिया के कई देश, खासकर यूरोप और यूएन, गाजा के युद्ध को लेकर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तब भारत का डंके की चोट पर इजराइल के आतंकवाद विरोधी रुख को समर्थन करता है। इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा का असली गेम चेंजर पीएम मोदी का भाषण नहीं, असली मास्टर स्ट्रोक था जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के सामने रखा। नेतन्याहू ने एक विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खाका खींचा है। उनका नाम दिया गया द हेक्सागन। अब बात करते हैं ये क्या है। यह हेक्सागन क्या है? नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान और उनकी एक्सिस ऑफ रेजिडेंस हुती, हिजबुल्लाह, हमास ने मिडिल ईस्ट और लाल सागर के व्यापार को बंधक बना लिया है। चीन अपना बेल्ट एंड रोड फैला रहा है। इसे तोड़ने के लिए नेतन्याहू ने भारत को केंद्र में रखकर 6 कोणों का गठबंधन प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत, जो कि इस पूरे ब्लॉक का इकोनॉमिक इंजन और मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, प्राग्मेटिक अरब देश जो यूएई और सऊदी अरब देश है जो पैसा और ऊर्जा देंगे, इसराइल जो टेक्नोलॉजी, साइबर और डिफेंस का शील्ड बनेगा, मध्य सागरीय देश साइप्रस, ग्रीस और जो यूरोप को एंट्री गेट बनेगा, अफ्रीका जो रिसोर्स का नया बेस होगा, यूरोप जो फाइनल मार्केटिंग होगा। नेतन्याहू का विजन है कि कट्टरपंथी शक्तियों को घेरने के लिए लोकतांत्रिक और विशाल विकासशील देशों की एक नई दीवार खड़ी करना। और इस हेक्सागन की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? तो इसकी रीढ़ की हड्डी है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। गाजा युद्ध के कारण IMEC प्रोटोकॉल ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन लाल सागर रेड सी में हयूती को लगातार हमले ने साबित कर दिया है कि दुनिया में एक और नया सुरक्षा ट्रेड रूट को सख्त जरूरत है। इसराइल चाहता है कि भारत का माल यूएई के पोर्ट पर उतरे, वहां ट्रेन के जरिए सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए इसराइल के हाइफा पोर्ट, जिसे अडानी चलाता है, तक पहुंचे और वहां से सीधा यूरोप के हेक्सागन संगठन। इस ट्रेड रूट को सिक्योरिटी देने का मास्टर प्लान है। यानी यह दौरा सिर्फ दो देशों की दोस्ती तक सीमित नहीं है, यह चीन के सिल्क रूट को उखाड़ फेंकना और ईरान के प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन ठहरिए, अगर भारत इसराइल को इतने करीब जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारत ने फिलिस्तीन के मजलूमों को हमेशा के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है। क्या भारत ने अपनी पुरानी गुट निरपेक्ष नीति को कत्ल आम कर दिया है? दोस्तों, जब पीएम मोदी इसराइल की संसद में तालियां बटोर रहे थे, तब भारत के अंदर, खासकर सोशल मीडिया में, विपक्ष के बीच में एक बड़ा सवाल गूंजा था। सवाल यह था, क्या भारत ने फिलिस्तीन के मजलूमों को हमेशा के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है? क्या डॉलर के हथियारों और तकनीकी के लिए भारत ने अपनी ऐतिहासिक नॉन अलाइंड नीति का कत्ल कर दिया है, जिसकी नींव गांधी और नेहरू ने रखी थी? कई आलोचक कह रहे हैं कि नेतन्याहू को गले लगाकर भारत ने इजराइल के गाजा में किए गए एक्शन को मूक समर्थन कर दिया है। लेकिन सच क्या है? इसे
क्या भारत ने एक तरफा वन साइड हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। इनके पीछे बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति होती है, जिसे विदेशी भाषा में कहा जाता है डी हाइपोनेशन। अब बात करते हैं डी हाइपरनेशन क्या होती है। दशकों तक भारत की विदेश नीति ऐसी थी कि अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो हमें फिलिस्तीन की सफाई देनी पड़ती थी। हमारे रिश्ते एक हाइफन से जुड़े थे, लेकिन 2017 और 18 के बाद भारत ने इस हाइफन को तोड़ दिया। भारत ने साफ कर दिया कि इसराइल के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, सुरक्षा, तकनीकी और व्यापार के लिए, और फिलिस्तीन के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल अलग है, मानवीय और ऐतिहासिक है। हम एक देश को दूसरे देश के चश्मे के साथ नहीं देखते हैं। असली सच्चाई है जो लोग कह रहे हैं कि भारत इजराइल के दबाव में आ गया, उन्हें यह फैक्ट जानने चाहिए। पीएम मोदी के इजराइल जाने के ठीक कुछ समय पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वोट किया था। भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों को बसाने के खिलाफ वोट किया था। भारत का स्टैंड बिल्कुल शीशे की तरह साफ है दोस्तों। भारत हमास के 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। यही बात पीएम मोदी ने नए सेट में कही। भारत लगातार फिलिस्तीन के आम नागरिकों के लिए दवाइयाँ, टेंट और मेडिकल रिफिल भेज रहा है। भारत आज भी जानता है कि इस विवाद को इकलौता हल एक आज़ाद, संप्रभुता और स्वतंत्र फिलिस्तीन का निर्माण है, जो इजराइल के साथ शांति से रह सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, दुनिया को ऐसा कौन सा नेता है जो एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को अपना खास दोस्त कहता है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अबूब से गले लगता है। नरेंद्र मोदी दुनिया के उन गिने गिने चुने नेताओं में से हैं जो जिन्हें इसराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिकों से सम्मानित किया गया है। 2018 में ग्रैंड कॉलर से सम्मान किया गया था फिलिस्तीन के द्वारा, और आज 2026 में जब मिडिल ईस्ट में आग से जल रहा है, उस समय इसराइल ने भी सम्मान किया है। अमेरिका और यूरोप दोनों देश को अरब दुनिया के भरोसा नहीं रही है। ऐसे वक्त में भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो इसराइल की संसद में इज्जत पाता है, और अरब देशों यूएई, सऊदी अरब के शेख भी उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। भारत फिलिस्तीन को भूलना नहीं है, बल्कि भारत ने यह समझा लिया है कि अगर दुनिया में एक पीस ब्रोकर की भूमिका निभाना चाहती है तो उन्हें दोनों पक्षों को टेबल पर बैठना होगा। आप इजराइल का बहिष्कार करके फिलिस्तीन का भला नहीं कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति अब भावुकता, इमोशनल पर नहीं बल्कि प्राग्मेटिज्म, यथार्थवाद पर चल रही है। लेकिन भारत की इस चाणक्य नीति में से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की होश उड़े हुए हैं, और भारत के विपक्ष ने इस दौरे का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, कूटनीतिक में एक नियम होता है, आपके दोस्त की ताकत आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के इस सुपर मीटिंग में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। क्या पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट इस पूर्व राजनीतिक टीवी इंटरव्यू में अगर देखे तो उनका डर साफ झलक रहा है कि उनको 3 मुख्य बातों को लेकर डर है। नंबर 1, इंटेलिजेंस के लेकर। नंबर 2, लेजर थ्रेट। पाकिस्तान ने अपनी पूरी सुरक्षा रणनीति बैलिस्टिक मिसाइल और सस्ते चाइनीज ड्रोन पर टिके रखी है। अगर भारत को इसराइल से आयरन बीम जो जैसे 100 किलोवाट की लेजर डिफेंस तकनीकी मिल जाती है तो युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान पूरी तरह से मिसाइल सिस्टम का बाड़ा साबित होगा। भारत का आसमान अवैध हो जाएगा और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू हमारे अपने देश के अंदर है, जहां एक तरफ कूटनीतिक हमलों में इस दौर की तारीफ हो रही है, वहीं भारत की घरेलू राजनीतिक में इस पर बवाल कट रहा है। भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर सरकार पर प्रहार किया है। आपको याद होगा, यात्रा शुरू होने से ठीक पहले प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी ने सीनेट में गाजा नरसंहार पर मुद्दे उठाने की बात की थी। जब पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने आतंकवाद पर फोकस रखा, तो विपक्ष ने इसे भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति का सरेंडर बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे आनंद शर्मा और जयराम रमेश का कहना है कि यह महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का भारत का अपमान है। एक ऐसा शासन को गले लगाया है जिस पर नेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम के आरोप लगाए हो। भारत के विश्व गुरु की छवि को बर्बाद कर रहा है। हमें मजमूलों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
विपक्ष का तर्क है कि ग्लोबल साउथ की लीडर होने के नाते भारत को मानवाधिकार पर चुप नहीं रहना चाहिए था। लेकिन सरकार एनडीए का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। सरकार मानना है कि 2026 के इस जटिल दुनिया में भावुकता इमोशनल से देश की सीमाएं सुरक्षा नहीं होती है। चीन और पाकिस्तान जैसी पड़ोसियों से निपटने के लिए हमें इजराइल की हार्ड पावर की सख्त जरूरत है। निष्कर्ष यह दोस्तों कि फरवरी 2026 की यात्रा इस बात का सबसे बड़ा परिणाम है कि भारत अब किसी भी देश के वीटो पावर या दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करता है। वह ये एक समय था जब भारत इजराइल के चोरी चोरी छुपे बातें करता था ताकि अरब देश नाराज न हो जाए। लेकिन आज यह भारत नया भारत है। देखिए, हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, फिर भी रूस से बेझिझक तेल खरीदते हैं। हम यूएई और सऊदी अरब के साथ आईएमए कॉरिडोर बना रहे हैं, लेकिन इसराइल के साथ भी आयरन अलायंस मजबूत कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एटॉमिक। पीएम मोदी के यह इजरायली यात्रा दुनिया में यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब डिहाइफेनेशन के सिद्धांत पर नहीं चलता है, अपनी शर्तों पर चल रहा है। गाजा का मुद्दा मानवीय स्तर पर बेहद दर्दनाक है और भारत वहां लगातार मानवीय सहायता भेज रहा है। लेकिन जब बात भारत के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा, हमारे एग्रीकल्चर को बचाने वाले प्लांट्स और सीमाओं के महफूज रखने वाले लेजर हथियारों की आती है, तो कोई भी सरकार अपने देश के हितों को समझौता नहीं कर सकती है। अब मैं आपको ये आप पर एक सवाल छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्र हित, नेशनल इंटरेस्ट और आधुनिक हथियारों के लिए भारत का इजराइल के साथ सैन्य गठबंधन बढ़ाना सही फैसला है, या फिर विपक्ष का कहना सही है कि भारत को मानवीय संकट को देखते हुए कड़ा रुख अपनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट खुद पढ़ता हूँ। और आपकी कूटनीतिक और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दुनिया के सबसे जटिल मुद्दों को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।